Welcome back everyone on English Zone channel, and we are here with a new video, new mock test 7 यूपीटीजीटी पीजीटी से रिलेटेड। ये आपके मॉक टेस्ट का सीरीज चल रहा है जो कि न्यू एग्जाम पैटर्न पर आपकी बेस्ड ऑन ये स्पेशल क्लास है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, टीजीटी पीजीटी और अदर एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी अभी तक के 6 मॉक टेस्ट हो चुके हैं इस चैनल पे, इंग्लिश जोन चैनल पे। उनका लिंक या उनका वीडियो आपको वीडियो सेक्शन पे मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे यूपी टीजीटी प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियोस के लिंक, ये वीडियोस देख सकते हो आप उसको क्लिक करके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है 195 क्वेश्चन है। तो 6 अभी तक के 6 मॉक टेस्ट में जो 194 तक के हमने क्लासेस या हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, उसके बाद का हम लेके चलेंगे यहाँ पे 196, 95, 96, 97 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आंसर करिए आप सभी। और जो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है उसको मैं देखती हूँ। Who of the following can be called the first poet of romantic revival? रोमांटिक रिवाइवल का फर्स्ट पोएट किससे कंसीडर किया जाता है? इन चारों ऑप्शंस में से अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, थॉमसन। ऑप्शन सी पे टिक करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, एंड दिस इज द आंसर। ऑप्शन सी इज द आंसर। और ये आंसर क्यों है, थॉमसन कौन है, उनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रोमांटिक एरा के पहले जो हमारा लिटरेचर था वो नियो क्लासिकल एज या लिटरेचर की बात करते हैं, वो मूवमेंट था उस टाइम का जिसमें रीजन एंड लॉजिक बेस्ड ऑन वर्क लिखे गए थे। तो इसके अगेंस्ट जो वर्क सबसे पहले लेके आए थे, जो पोएट थे, उनके बारे में अगर बात करेंगे तो वो कौन था? जेम्स थॉमसन। जेम्स थॉमसन थे। तो इसीलिए इनको रिगार्ड किया जाता है द फर्स्ट पोएट ऑफ रोमांटिक रिवाइवल। और इन्होंने अपना वर्क लिखा था जो द सीजन्स, इसका जो फर्स्ट पार्ट था 1726 में पब्लिश हुआ था। और इसी वजह से जो ये टाइम अगर रोमांटिक रिवाइवल के फर्स्ट पोएट कंसीडर किए जाते हैं और उससे रिलेटेड जो पोइट्री लिखते हैं रोमांटिक एरा के कैरेक्टरिस्टिक्स या रोमांटिक एरा के फीचर्स जो होते हैं रोमांटिक फीचर्स के साथ में, तो वो जेम्स थॉमसन है। एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 196 है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मार्क द रोमांटिक रिवाइवल? रोमांटिक रिवाइवल से रिलेटेड इस चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा फीचर है जो रोमांटिक रिवाइवल का मार्क नहीं करता है या रोमांटिक रिवाइवल का एक फीचर नहीं काउंट होता है? रिटर्न टू इंटेलेक्ट, philosophy and classic, intense human sympathy, renewed interest in medieval ideas, या all of these? तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट होगा ऑप्शन ए करेक्ट है। रिटर्न टू इंटेलेक्ट, फिलोसफी एंड क्लासिक, ये जो था दिस इज नॉट वन ऑफ द मार्क ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल। बट अगर इसकी बात करते हैं तो नियो क्लासिकल एरा का ये टाइम था, नियो क्लासिकल एरा का ये मार्किंग थी जो कि न्यू क्लासिकल एज के फीचर्स या 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के फीचर को ये मार्क करता है। रिटर्न टू इंटेलेक्ट, फिलोसफी एंड क्लासिक। बाकी तीनों यहाँ पे इंटेंस ह्यूमन सिंपैथी या रिन्यूड इंटरेस्ट इन मेडिवल आइडियाज, ये हमारा करेक्ट होगा रोमांटिक रिवाइवल के रिगार्डिंग। 197 क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स? यूनिवर्सिटी विट्स इन चारों ऑप्शंस में से कौन है? आपको इसका आंसर देना है। थॉमस हुकर, थॉमस नैश, माइकल डेटॉन या विलियम हार्वे। तो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। थॉमस नैश, थॉमस किड एंड रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, ये इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटी विट्स राइटर है, ड्रामेटिस्ट हैं जिनको बोला जाता है एलिजाबेथन एरा से, इनको हम यूनिवर्सिटी विट्स राइटर रिगार्ड किया जाता है। आप सभी इसके पीछे की थियरी जानते होंगे। यूनिवर्सिटी विट्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे हैड द मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स dramatists, they got their graduation degree from the Oxford and Cambridge University, and that's why they were known as the University Wits writer, dramatist in English literature. Thomas Nash is the correct answer. बाकी थॉमस हुकर, माइकल ड्रेटॉन या विलियम हार्वे ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स नहीं है या ये यूनिवर्सिटी विट से बिलोंग नहीं करते हैं। इजी क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। 98, 99 एंड 200 क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है। जल्दी से आंसर करिए, हम डिले नहीं करेंगे क्वेश्चन का आंसर देखने में। फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच डोमिनेटेड एलिजाबेथन एज। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है? मैं
ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, जल्दी से आंसर को देखेंगे हम। और इसमें से जो करेक्ट आंसर है हमारा, वो है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द आंसर। रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस जो था वो एलिजाबेथन एज का एक डोमिनेटेड या फीचर की बात करो, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो, वो है। क्योंकि एलिजाबेथन एरा की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो रिलीजियस जो टॉलरेंस था मींस एवरी रिलीजन वाज रिस्पेक्टेड, रिगार्डेड विद ह्यूज रिस्पेक्ट एट द टाइम ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ। इसीलिए रिलीजियस टॉलरेंस जो था वो एक इंपॉर्टेंट डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है एलिजाबेथन एज का। 99 क्वेश्चन को देखेंगे। Wycliffe translated Bible into English from French text, Latin text, Spanish text या ग्रीक टेक्स्ट। Wycliffe ने जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है बाइबल का, वो किया है हमारा लैटिन टेक्स्ट से। मींस लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है जॉन विक्लिफ ने, जो जिनको हम रिगार्ड करते हैं वन ऑफ द prominent member of the Reformation movement. Next number 200 question है, which of the following is not written by Ben Jonson? चारों ऑप्शंस में से बेन जॉनसन किसने नहीं लिखा है? बेन जॉनसन का कौन सा ऐसा वर्क है जो नहीं उन्होंने लिखा है इन चारों ऑप्शन में? अल्केमिस्ट, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी women in his humor या every man out of his humor? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर करेक्ट है, every man out of his humor, every woman in her humor is not written by बेन जॉनसन। बाकी तीनों अल्केमिस्ट, ह्यूमर और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये वर्क है जो कि बेन जॉनसन ने लिखे हैं और ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से बिलोंग करते हैं। 201 क्वेश्चन है, द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल इज। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल की बात करेंगे, डेनियल डिफो, सैमुअल पेपीज, सैमुअल जॉनसन या सैमुअल रिचर्डसन? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। कहीं कहीं हेनरी फील्डिंग का अगर नेम होगा तो वहां पे हेनरी फील्डिंग करेक्ट आंसर होंगे, बट इन चारों ऑप्शंस में से सैमुअल रिचर्डसन की बात करेंगे, वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल इनको कंसीडर किया जाता है और ये सबसे पहले मेंबर थे 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल। ये है, इससे रिलेटेड एक वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड है 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल से रिलेटेड, उसको आप वॉच आउट कर लीजिएगा सर्च करके। और बाकी सैमुअल रिचर्डसन इसलिए क्योंकि सैमुअल रिचर्डसन को कहीं ना कहीं कॉपी किया है हेनरी फील्डिंग ने। बाकी हेनरी फील्डिंग ने अपने वर्क्स जो लिखे हुए हैं, बट द फर्स्ट वन वाज द सैमुअल रिचर्डसन, जिन्होंने 18th सेंचुरी की बात करते हैं तो उन्होंने नॉवेल को कंट्रीब्यूट किया। 202 क्वेश्चन है, व्हाई जॉन विक्लिफ इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज? ये बोला जाता है, क्यों उनको बुलाया जाता है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज? हिज इंटरेस्ट ले विद द पीपल इंस्टीड ऑफ द प्रिविलेज्ड क्लास, हिज lollards were powerful preachers, या he preached in native tongue, या none of these? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, his interest lay with the people instead of the privileged class, that's why he is known as the father of English prose। इनको बुलाया जाता है, he is called as the father of English prose, जॉन विक्लिफ को। नेक्स्ट है हमारा 203 क्वेश्चन, राइमर्स क्लब ऑफ द 19th century was a group of the poets of in England, a group of poets who wrote on the prostitute and music hall dancer, and both B and C and none of these? And correct answer option C है हमारा, both B and C is the correct answer related to Rhymers क्लब, जो यंग पोएट है लंदन में रहते हैं और इसके साथ ही साथ ये पोएट्स वो हैं जो कि प्रोस्टिट्यूट एंड म्यूजिक हॉल डांसर से रिलेटेड वर्क्स को लिखा करते थे। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन बी एंड सी, हम ए एंड बी जो है करेक्ट है और जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी में दिया गया है। नेक्स्ट नंबर 204, 205, 206 वी हैव। 204 देखते हैं, अ डिक्टम ऑफ द ऑगस्टन एज, प्रॉपर स्टडी मैन ऑफ मैनकाइंड इज मैन मींस दैट। अब इसको बताइए, प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। बेन जॉनसन ने वैसे बोला है इसको, बट आपको बताना है कि ये मतलब क्या है इस डिक्टम का, इसका ये किस फिलॉसफी या किस चीज को एक्सप्रेस करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, they believed in the study of human nature, they believed in study of physical nature, they emphasized the importance of only men and not women, या है यहाँ पे none of these? तो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा? अगर इसकी बात करते हैं हम तो करेक्ट जो इसका आंसर है हमारा, ये है हमारा ऑप्शन ए, they believed in the study of human nature। यहाँ पे जो मैन का मतलब होगा ये मेल का नहीं मतलब है, मैन का मतलब है कि ह्यूमन,
रेसेस या ह्यूमन, जो ऑल द ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग्स इन मैन, तो दैट्स व्हाई दे बिलीव्ड इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। और ये किसने बोला है? अलेक्जेंडर पोप ने बोला है। एक डिक्टम है अगस्टा नेरा या 18th सेंचुरी नियो क्लासिकल एज का। और इसमें अलेक्जेंडर पोप ने किस वर्क में अपने बोला है? एवरी मैन ऐसे ऑन मैन, एन ऐसे ऑन मैन में, सॉरी, ऐसे ऑन मैन में ये इन्होंने ये लाइन बोली है। प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। नेक्स्ट वन वी हैव द क्वेश्चन 205, विच विक्टोरियन ऑथर्स वर्क अपीयर्ड अंडर द पेन नेम मिस्टर माइकल एंजेलो टिमारिस फिट्स बोर्डले या फैट कंट्रीब्यूटर और आइकी सोलोमोन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है आपका। तो ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विलियम मैकपीश थैकरे वैनिटी फेयर के जो राइटर हैं, इनको जाना जाता है, विक्टोरियन एरा के ऑथर हैं, जिनका नेम जो था पेन नेम से अपने वर्क्स को लिखा करते थे, मिस्टर माइकल एंजेलो टिमारिस फिट्स बोर्डले या पैट कंट्रीब्यूटर और आइकी सोलोमोन, इनको जाना जाता है। तो WM थैकरे एक इंपॉर्टेंट वर्क, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला। 206 इज द क्वेश्चन, हु गेव द रोमांटिक पीरियड द टाइटल रेनेशा ऑफ द वंडर इन पोइट्री? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसका जो आंसर है थियोडोर वॉट्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। Option C is the answer of the question 206. Next one we have the number 207, 208 and 209. 207 को देखते हैं। In a 1817 review of Coleridge's Biographia Literaria, Francis Jeffrey coined the term Lake School of Poets grouping. आपको बताना है कि कॉलरिज के बायोग्राफिया लिटरेरिया में जब उसको रिव्यू किया था फ्रांसिस जेफरे ने, तो एक टर्म उन्होंने क्वाइन किया था जिसको लेक स्कूल ऑफ पोएट्स बोला जाता है। 1817 में जब रिव्यू कर रहे थे कॉलरिज का जो वर्क था बायोग्राफिया लिटरेरिया, क्रिटिकल वर्क था ये कॉलरिज का, एसटी कॉलरिज का। तो आपको बताना है कि वो कौन से पोएट, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, बाकी क्वेश्चन का मीनिंग वही है कि हु आर नोन एज द लेक पोएट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इसमें करेक्ट जो आंसर है वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड सादे, तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी पे हम टिक करेंगे। 208 को देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग द इंग्लिश रोमांटिक पोएट? आप चारों ऑप्शंस में से आप बता दीजिए मुझे कौन इंग्लिश पोएट है रोमांटिक एरा के। बी ऑप्शन करेक्ट है, विलियम वर्ड्सवर्थ। बाकी विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एरा से, जॉन मिल्टन की बात करते हैं तो ये लेट एलिजाबेथन एरा से बिलोंग करते हैं। एंड यहाँ पे पीजी वुडहाउस का भी नेम मेंशन है। 209 को देखते हैं, द फॉल ऑफ 1453 मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रेनेशा इन यूरोप। अब बताना, यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे एक डैश होना चाहिए था, यहाँ पे मेंशन नहीं है, डैश होगा। द फॉल ऑफ, यहाँ पे होगा डैश, हो इसको नहीं होगा। द फॉल ऑफ डैश है यहाँ पे, इन 1453 मार्क द बिगिनिंग ऑफ रेनेशा इन यूरोप। आपको बताना है वो फॉल किसका था, बास्टाइल, द रोमन एम्पायर, स्पेनिश आर्मोडा या कॉन्स्टेंटिनोपल? तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है, कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हम रेनेशा का बिगिनिंग मानते हैं यूरोप में। मिडिल एज की बात हो रही है यहाँ पे, और 1453 में ये था टाइम जब कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ था, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 210 क्वेश्चन है, लिरिकल बैलेट्स ओपन्स विद। लिरिकल बैलेट्स किस वर्क से या किस पोएम से ओपन होता है, आपको इसका आंसर देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप इसका आंसर करिए कॉलरिज की राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर से। तो ऑप्शन हमारा जो है वो बी करेक्ट है, Coleridge rhyme of the ancient mariner. Next one question, 211 question, who introduced the heroic couplet into English words and invented the rhyme royal? Important question है, repeated question है, इसको फिर से आप यहाँ पे आपको बताना है कि किसने हीरोइक कपलेट इंट्रोड्यूस किया है इंग्लिश वर्ड्स में, और साथ ही साथ इन्वेंट भी किया है। और यहाँ पे जो बात करते हैं वो हम चौसर की बात करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 211। 212 क्वेश्चन है, बेकन डिफाइंड हिज एसेज एज एन अटेम्प्ट ऑन अ सब्जेक्ट, डिस्कोर्स, मेडिटेशन या लिरिक इन प्रोज, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, discourse meditation was the
थिंग दैट वाज डिफाइंड रिलेटेड टू द एसेज ऑफ बेकन, और बेकन ने खुद इसको डिफाइन किया है अपने एसेज को लेकर के। इनका जो एसेज है न्यू अटलांटिस की बात करते हैं, और अदर जो एसेज रिलेटेड है थोड़े एफोरिस्टिक स्टाइल पे लिखे गए हैं। और बेकन ने अपने एसेज को डिस्पोर्स मेडिटेशन के नेम से इसको डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़े से साइंटिफिक जो एक तरीके से अप्रोच था फ्रांसिस बेकन का, वो आपको देखने को मिलेंगे इनके एसेज में। नंबर 213, 214, 215 क्वेश्चन है। 213 को देखते हैं। Bacon is the first English essayist as he remains by sheer mass and weight of genius. This opinion was expressed by ऑप्शन ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर है ह्यू वॉल्कर, तो ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 214, between 1590 and 1593 the theaters were closed due to, रीजन बताना है कि 1590 से 1593 के मिड में थिएटर्स क्यों क्लोज्ड हुए थे। डिस्टर्बेंस caused by the people, oppositions of the church, disturbances caused by the social reformers, disturbance caused by the actors। तो ये जो टाइम था, अगर इसकी बात करते हैं तो ये टाइम था जब विलियम शेक्सपियर अपने प्लेस को लिखा करते थे, और ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय दी एक्टर्स, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और इसी रीजन से 1590 से 93 के मिड में थिएटर्स जो थे वो क्लोज्ड हुए थे। 2015 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रोलॉग टू द रेनेसा? पोएटिक्स, लॉज ऑफ द इक्लेसियास्टिकल पॉलिटी, फेरी क्वीन या यूटोपिया? एक प्रोलॉग जो रेनेसा के नेम से जाना जाता है वो है ऑप्शन डी यूटोपिया वर्क को काउंट करेंगे, क्योंकि ये थॉमस मोर का वर्क है। और आपको इसमें जो है, जो रेनेसा की एक क्वालिटी है, रेनेसा का एक अप्रोच है, रेनेसा का जो माइंडसेट है, या व्हाट इज रेनेसा ऑल अबाउट, यू विल सी आफ्टर रीडिंग दिस बुक। और इस बुक में यूटोपिया में एक इमेजिनरी प्लेस की बात हो रही है जो बहुत ही सोफेस्टिकेटेड है, बहुत ही कहाँ जहाँ पे कोई करप्शन नहीं है, आइडियलाइज्ड प्लेस है, और इस वर्क को लिखा है थॉमस मोर ने। एंड दैट्स व्हाई अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, प्रोलॉग ऑफ द टू द रेनेसा, which book is described, that is utopia। next number question 2016, 216, 217, 218। 216 देखते हैं। why is war of roses known by the that name? आपको बताना है कि war of roses जो है, war of roses को क्यों बोला जाता है इस नेम से, उसका रीजन आपको बताना है। The two rivals factions had roses, red and white, as their symbols। या ऑप्शन बी है roses were the cause of war। ऑप्शन सी है the rose was the national flower of इंग्लैंड, none of these। तो वॉर ऑफ रोजेस की बात करेंगे 1455 से 1485 का टाइम था और इसका जो हुआ है, और ये जो रीजन था इसका कि इसको इस नेम से क्यों बुलाया गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। द रोज वाज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड एंड दैट्स व्हाई दिस वाज नोन एज द वॉर ऑफ रोजेस 1455 to 85। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिस्टोर्ड रोमन कैथोलिसिज्म इन इंग्लैंड? रोमन कैथोलिसिज्म की बात करते हैं तो किसने रिस्टोर किया था इंग्लैंड में? एडवर्ड सिक्स, हेनरी एट, मैरी क्वीन मैरी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर है, क्वीन मैरी। ओके, 218, the fall of Constantinople resulted in the revival of medievalism, revival of materialism, revival of, फिर से यहाँ पे मेटेरियलिज्म है, रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड क्लासिकल लर्निंग, बट ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा करेक्ट होगा। रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड क्लासिकल लर्निंग जो था वो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का रिजल्ट था, और जो कि 1453 में हुआ था, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इसके बारे में अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी थी, लास्ट पेज में। 219 क्वेश्चन है Who was the only representative of the writers of real comedies in the pre-Shakespearean drama? रॉबर्ट ग्रीन, लॉर्ड पिले, जॉन लिली या क्रिस्टोफर मार्लो? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा वो प्रतिनिधि था, ओनली रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स का, जो कि रियल कॉमेडीज प्री शेक्सपियरियन टाइम से पहले वो उसको रिप्रेजेंट करता था, जो रियल कॉमेडीज है उसको। तो ऑप्शन जो है वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, जॉन लिली। जॉन लिली से एक तरीके से इन्फ्लुएंस होकर के या स्टाइल को उनको इमिटेट करते हुए विलियम शेक्सपियर ने भी अपने कॉमिक प्लेज को लिखा हुआ है। तो जॉन लिली जो थे वो क्या थे? यूनिवर्सिटी विट्स राइटर थे।
ठीक है, यहाँ पे आप इसको यूनिवर्सिटी विट्स राइटर, ये राइट बोला जाता है इनको। नेक्स्ट वन 220, द फर्स्ट प्योर इंग्लिश कॉमेडी इज, आपको बताना है किसकी कॉमेडी है ये। फर्स्ट प्योर इंग्लिश कॉमेडी, ग्रामर्स गर्टन स्निडल, रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, फॉरेक्स फॉरेक्स या जोकास्टा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, रैल्फ रॉयस्टर इज द करेक्ट आंसर। निकोलस उडाल का ये है, उडाल आंसर इज द करेक्ट आंसर। एंड इसकी बात अगर हम करेंगे तो ये पब्लिश कब हुआ है, 1566 में पब्लिश हुआ है, ठीक है। And this is regarded as the first pure English comedy that was written by Nicholas Udall. 221, Marlowe's only historical play is known as, Marlowe का only historical play जो उन्होंने लिखा है, जिसको chronicle play के नेम से भी जाना जाता है, वो कौन सा है? रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड, एडवर्ड सेकेंड, रिचर्ड फर्स्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, रिचर्ड सेकेंड। इसके साथ ही साथ इन्होंने अदर जो प्लेज लिखे हुए हैं, द ग्रेट ट्रैम्बोलिन, एंड साथ ही साथ इसके है डॉक्टर फास्टस, ये कुछ अदर इनके, जीव ऑफ माल्टा और एडवर्ड सेकेंड, जो कि एडवर्ड सेकेंड हम इसको हिस्टोरिकल प्ले काउंट करते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। एंड क्रिस्टोफर मार्लो वाज द वन ऑफ द मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 222, कम हेलेन कम गिव मी माई सोल again, here will I dwell, for heaven is in these leaves and all is dross that is not Helen. The above line occurs, Tamburlaine, Dido of the Queen of Carthage, या है एडवर्ड सेकेंड या डॉक्टर फास्टस। तो ऑप्शन डी में ये मिलता है, डॉक्टर फास्टस। जब डॉक्टर फास्टस को मैजिकल जो ब्लैक मैजिक था उसके ऊपर उनको एक तरीके से उनका वो स्किल्ड ब्लैक मैजिशियन हो जाते हैं, और वहां पे इन्होंने हेलेन का वो पूरा जो पिक्चराइजेशन था उसको रिक्रिएट किया हुआ था, और उन्होंने ये लाइंस इसमें बोली है। ये जो जितने भी प्लेज हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज या टैम्बरलेन, एडवर्ड सेकेंड, फास्टस, ये किसके हैं? मार्लो के वर्क है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्लो ने प्लेज लिखे हुए हैं, और माइटी लाइंस बोला जाता है, ब्लैंक वर्ड्स में इन्होंने मैक्सिमम प्लेज लिखे हैं, जिसको बाद में विलियम शेक्सपियर ने कहीं ना कहीं रिफाइंड वे में अपने जो ड्रामा थे उसमें यूज करा हुआ है। 223 देखते हैं, द ट्यूडर डायनेस्टी वाज ब्रॉट टू अ क्लोज बाय द डेथ ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ इन 1603, ऑप्शन बी द सिविल वॉर इन 1642, द सक्सेशन ऑफ जेम्स फर्स्ट इन 1603, या है द डेथ ऑफ जेम्स फर्स्ट इन 1624। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ट्यूडर डायनेस्टी की बात करते हैं जो अपने क्लोज पे था, और वो टाइम था द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन 1603। 224 की बात करेंगे, द कैरेक्टर राइटर्स ऑफ द 17th century were influenced by, the character writers of the 17th century were influenced by Shakespeare and other dramatists, Elizabethan dramatists, Theophrastus and Seneca, Spenser and Sidney, Milton and Cole। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। थियोफेस्टस एंड सेनेकन जो 17th सेंचुरी के राइटर्स थे, कैरेक्टर राइटर्स की बात करते थे, वो थियोफेस्टस एंड सेनेकन जो कैरेक्टरिस्टिक राइटर्स थे, कैरेक्टर रिलेटेड राइटर्स थे, उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे। तो यहाँ पे हमने 195 से 224 क्वेश्चंस तक डिस्कस किया। मॉक टेस्ट 7 रिलेटेड टू यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम एंड आल्सो अदर एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एंड ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लीज कनेक्ट रहिएगा चैनल के साथ में, और इससे पहले के 6 जो आपकी क्लासेस हैं जो इससे पहले अपलोडेड है चैनल पे, उसको जरूर वॉच आउट कर लीजिए और कंटिन्यू बने रहिए चैनल के साथ में, बिकॉज इन अपकमिंग डेज यू आर गोइंग टू गेट more important videos, more important mock test series in this session on this channel related to English literature, that is English Zone. And please share, subscribe, comment and like this class. Thank you very much everyone.